सचिन, जी सर। 2014 से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं या बीच में कुछ नौकरी वगैरह किया जी है? सर, मैं स्टेट गवर्नमेंट में यूपी पीसीएस के थ्रू असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ 2020 से। कार्यरत हैं आप? जी सर। कहाँ पोस्टेड हैं? इटावा। इटावा। जी सर। अच्छा, क्या क्या सर्विस बताया? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट की अभी उत्तर प्रदेश में? सर उत्तर प्रदेश में मतलब लास्ट ईयर में हमने 6 लाख के आसपास जॉब दी है और 15 लाख लोगों को स्किल अप किया है। किस क्षेत्र में जॉब दी है? सर ये प्राइवेट सेक्टर में मेनली जॉब रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है जो मेरे विभाग के अंतर्गत जैसे दी गई है, हमारा कौशल विकास के साथ और आईटीआई के साथ मिल के हम ट्रेनिंग टाई अप है आपका? सर सेम मिनिस्ट्री में दोनों लोग आते हैं तो उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर हमारे विभाग के थ्रू उनके लिए जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में तो इसको प्राइमरली स्किल्स किस तरह के? जैसे सर आईटीआई किए हुए बच्चे रहते हैं विभिन्न सेक्टर्स में, और उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रोबोटिक्स एआई में जो नया 4.0 में ये नई ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और पुरानी ट्रेनिंग्स में जैसे कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग हो गई, उसके अलावा कंप्यूटर्स के अलावा जैसे सर है ना ऑटो मैकेनिक और इन सेक्टर्स अच्छा में। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिन राष्ट्रों में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता है जी सर। वो कैसे काम करते हैं? सर मतलब जिन राष्ट्रों में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कहा जाता है कि इंग्लैंड का संविधान अनरिटन है। कहा जाता है या वाकई अनरिटन है? सर वैसे ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, पर हाँ उनके पास जो एक्ट्स हैं जो उनकी उस पार्लियामेंट ने पारित किए हैं, उन विभिन्न एक्ट्स के माध्यम से वहाँ की गवर्नमेंट रूल करती है। जैसे कौन सा एक्ट? सर मुझे एग्जैक्ट एक्ट्स तो याद नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। और भी कोई देश है जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। जी सर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जी सर। क्यों? सर कौटिल्य ने अब विदेश नीति में मंडल सिद्धांत को दिया था। मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आपके जो आपका देश है उस देश के जस्ट नेबरिंग देश प्राकृतिक आपका शत्रु देश रहेगा, और उसकी जिससे साझा सीमा होती है दूसरी तरफ वो आपका प्राकृतिक मित्र देश रहेगा। तो मतलब शत्रु का शत्रु आपका मित्र है। जी सर। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे अभी पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, शुरू से तनावपूर्ण रहे हैं, जबकि हमारे अफगानिस्तान के साथ कंपेरेटिवली बेहतर संबंध है। वैसे ही सर चाइना के साथ हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं है जितने अच्छे हमारे साथ जापान के हैं। तो ये कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का एप्लीकेबल करंट में दिखता है सर। सर सचिन, जी सर। योर फादर इज स्टिल सर्विंग? पिताजी नहीं सर, अभी रिटायर्ड है। 2015 में किस रिटायर्ड। में थे, किस सर्विस में? आर्मी में थे, जाट रेजिमेंट में थे। जाट रेजिमेंट। जी सर। जाट रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? संगठन ही स्लोगन होता है ना, हम लोग वार क्राई बोलते हैं फौज में। हम लोग जी सर। हर रेजिमेंट में जो सोल्जर होते हैं, जवान होते हैं, जब युद्ध करने जाते हैं तो जैसे जाट पहलवान भगवान करते हैं सर वैसे। ऐसे क्या स्लोगन है जाट का? अभी सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। नहीं पता? याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, रिकॉल नहीं कर पा आपसे मैं यूपी के बारे में, लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग। रहा। जी सर। योर फादर, आप फिरोजाबाद के हैं। जी सर। फिरोजाबाद में बेसिकली ग्लास वर्क, जी सर। बैंगल्स, ये सब सुना भी हिसाब से मैंने थोड़ी जी देर सर। पहले आप दोनों बात कर रहे थे। तो मैनपुरी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जी सर। विच इज ए मोर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट? फिरोजाबाद इज मोर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। मोर डेवलप्ड देन मैनपुरी? जी सर। अच्छा, मैनपुरी के तो यादव जो चीफ मिनिस्टर वगैरह सब मैनपुरी के ही है ना? नहीं, वो इटावा से। इटावा। जी सर। अच्छा, यूपी, आप यदि यूपी का आप मैप देखेंगे, यूपी इज द लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का। मध्य प्रदेश और हाँ थोड़ा प्लस माइनस, बट नॉर्मली इट गिव्स इंप्रेशन ऑफ अ वेरी लार्ज स्टेट, लार्जर देन मेनी कंट्रीज। जी सर। इतना तो है ना? जी सर। पॉपुलेशन, रिसोर्सेज आपके पास है, बट व्हाई यूपी डिड नॉट डेवलप, और व्हाई डिटोरेशन हुआ था यूपी के डेवलपमेंट में? सर कुछ रीजन बताएंगे आप, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं। अभी सुना मैंने स्किल डेवलपमेंट, ये सब की बात कर रहे थे। सर जहाँ तक है ना यूपी के डेवलपमेंट की बात है, तो यूपी सर अभी प्रोग्रेसिव है, और वो अभी की नहीं बात करूँ, पहले एनालाइज कीजिए
क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद आईआईटी आया यूपी में, कानपुर, जी IIT टॉप 5 आईआईटी। कानपुर इटसेल्फ वाज ए इंडस्ट्रियल बेसिंग था, और ये सब आपके फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सब थे, बहुत थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन लास्ट 30-40 ईयर्स, क्यों डिटेरियोरेशन हुआ और साउथ क्यों इतना डेवलप कर गया? आप देखेंगे, तमिलनाडु देखिए, बैंगलोर, मैसूर देखिए, क्या रीजन था? सर मैं जितना आप एनालाइज कीजिए एज ए एस्पायरेंट फॉर यूपीएससी। सर जितना मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझता हूँ कि यूपी के अंदर सबसे पहली चीज़ कि एजुकेशन कंपैरेटिवली साउथ इंडिया से बेहतर नहीं थी। एजुकेशन सेक्टर में उतना बेटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा गया। दूसरा सर मैं सेक्टर ये मानता हूँ, दूसरी चीज़ कि यूपी में इंडस्ट्री के साथ एजुकेशन का आपस में कोऑर्डिनेशन तब था नहीं, अब धीरे धीरे बन रहा है। इस वजह से ये हुआ कि जैसी स्किल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वैसी यूपी के पास है नहीं, और साउथ इंडिया के पास ये सरप्लस था कि उनके पास इस चीज़ को वहाँ की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मैं जितना समझाऊँ कि उनके पास ये चीज़ थी कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो चीज़ रही। दूसरी सर ज्योग्राफी की बात की जाए तो साउथ इंडिया में कोस्टल एरियाज़ थे। दूसरी चीज़ सर साउथ इंडिया में जैसे मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ या कैलकाटा हुआ, ये प्रोविंशियल स्टेट्स थे जहाँ पर हिस्टोरिकली उनका डेवलपमेंट बेटर कंडीशन में हुआ देन यूपी से। तो हिस्टोरिकल उन्हें एज मिला है सर, जो ब्रिटिश एरा का एज था। कहने का मतलब आपका कि जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं, दे हैव एडवांटेज, यही बता रहे हैं ना आप? हाँ सर, एक एडवांटेज उनके पास दुनिया रहता के है। जितने भी मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज हैं, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह, जितने भी हैं, और ये सब कोस्टल पे पड़े हुए, यही आप कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक उनके पास ज्योग्राफिकली सरप्लस रहता है इस चीज़ में कि वो कोस्टल एरिया में, और उनको ट्रेड में, जो इंटरनेशनल ट्रेड में बेनिफिट्स मिलते हैं, इस वजह से सर फ़ायदा रहता है उन्हें। तो ये मेनली 2 पॉइंट्स थे जो यूपी के लिए कंपैरेटिवली कम प्रोग्रेसिव रहे। आपने बोला यूपी अभी बदल रहा है, क्या किस मामले में बदल रहा है? जैसे सर लास्ट ग्राउंड सिचुएशन बताइए, नॉट ऑन द पोस्टर्स जो देखते हैं हम चारों तरफ। सर ग्राउंड सिचुएशन में ये है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्किल अप हम ऐसी चीज़ों पर कर रहे हैं जो एडवांस या तो आने वाली हैं या फिर आ चुकी हैं। जैसे PMKVY की मैं खुद कह रहा हूँ कि 4.A में सर रोबोटिक्स और AI पर हम बच्चों को ट्रेनिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर नई टेक्नोलॉजी से हम जोड़ रहे हैं, इट मीन्स ये है कि वो हमारे लिए फ्यूचर में और करंट में धीरे धीरे सरप्लस में कन्वर्ट होगा, और फ्यूचर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी इम्प्लीमेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दूसरी चीज़ सर ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंडस्ट्री को और एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन को तीनों को आपस में मर्ज कर रही हैं, धीरे धीरे उनका इंटरकनेक्शन बढ़ा रही हैं। जैसे सर हमारे पास जो मेरा जिस विभाग में नौकरी करता हूँ, उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करती हैं। उनको किस चीज़ की डिमांड है ये हमें पता चलती है उससे सर, और हम उन सेक्टर्स में जो बच्चे एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म एज ए जॉब फेयर प्रोवाइड कराते हैं उनको जॉब देने के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है सर कि ट्रेनिंग किस सेक्टर में देनी चाहिए और कैसे कैसे इंडस्ट्रीज मोबिलाइज हो रही है और मार्केट की डिमांड क्या है एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा बताइए आप, सिंस आप फौज में आपके पिताजी रहे हैं, जी सर। ये ओरोप क्या है? ओरोप सुने हो? ओरोप का एजिटेशन जैसे काफी दिनों से चल रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल से चल रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन। जी सर। पिताजी भी बात करते जी होंगे सर, जी कभी सर। कभी, सर जी तो सर। ये एज ए लेमैन समझाइए कि यहाँ पे सारे इनको टेक्निकल नहीं, बट आप इन वेरी सिंपल वे में बताइए कि ओरोप की क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सर 1 रैंक मेरे को नहीं, जी सर, हम सबको। 1 रैंक और 1 पेंशन सर ऐसी सिचुएशन है जैसे लेट अज्यूमिंग कोई सैनिक सन 2000 से पहले किसी कमीशन में जिस पोस्ट पर वो रिटायर हुआ था, जैसे 5th पे कमीशन आया, 6th पे कमीशन आया, 5th के पे कमीशन में कोई रिटायर हुआ है, उसकी लेट उसके अकॉर्डिंग जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उसकी सैलरी मान लीजिए वह हवलदार है और पेंशन के तौर पर उसको 25,000 मिल रहे हैं। वही 2 या 6 पे कमीशन आने के बाद अगर कोई व्यक्ति 2015 में रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग पेंशन बनेगी। इन दोनों पेंशन में अंतर रहेगा जबकि दोनों सेम पद से रिटायरमेंट हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन इसी चीज़ को, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाती है। वो उन लोगों को जो पहले रिटायर हुए हैं उनको भी उसी समान पेंशन पर लेके आती है जो वर्तमान में रिटायर हुए हैं, समान सर्विस के साथ और समान पद के ओहदे के बाद जो रिटायर होते हैं। अभी जब नई गवर्नमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कंसेप्ट चलाया, जो जी सर। आपको अफेक्ट करता हो, आप जहाँ पे हैं उसके आसपास
जी सर। तो ये व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि हिंदुस्तान में दो जगह डेवलप हो जी रहे हैं, सर। एक तो चेन्नई के नीचे और एक आपके यूपी में। जी सर। तो हमें थोड़ा बताइए कि व्हाट इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, और आपके यूपी में कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और उसके आने से किस टाइप की इंडस्ट्री आ रही है। जी सर। इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर यूपी में सर कानपुर से लेके और झांसी के बीच में बनाया जा रहा है। इसको अगर जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ऐसी फैक्ट्रीज जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वगैरह बनाती हैं और आर्मी को सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट करती हैं, उनका वहाँ इंफ्रा वो बना इस्टेब्लिशमेंट करा जाएगा। अगर मैं जितना सिंपल समझ पाया हूँ तो जैसे एसईजेड रहे हैं उतनी ऑटोनॉमी नहीं, पर उसी जैसा कॉन्सेप्ट है ये, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिक जोन में उनके लिए इंडस्ट्रियल डेवलप करना। इससे सर फ़ायदा ये होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के लिए करने में फ़ायदा रहेगा। दूसरी चीज़ सर, हम अपनी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर बाहर से हम इक्विपमेंट मंगाते हैं, नया टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो उनमें जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा उस पर हम नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे उनके किसी चीज़ सिक्योरिटी पर। तीसरा सर पॉइंट ये रहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे कि वर्तमान में सर हमारा सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए का इस साल हुआ है एक्सपोर्ट, जो कि पिछले कई सालों में जो पहले होता था उससे कई गुना ज़्यादा है सर। वर्तमान में सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख करोड़ तक के आसपास हम इंडस्ट्रियल को डिफेंस एक्सपोर्ट हम कर पाएँ 1 लाख करोड़ तक का आगामी सालों में। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर न सिर्फ डिफेंस के लिए बल्कि इंडिया की मार्केट के लिए और इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए, तीनों के लिए, प्लस है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए लाभदायक रहेगा सर। आपका विचार क्या है स्मॉल स्टेट्स वर्सेस बिग स्टेट्स में? यूपी जैसे आपने भी बोला कि बहुत बड़ा स्टेट है, और कभी कभी आवाज़ उठाई जाती है कि वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी को अलग अलग स्टेट दिया जाए, और ये तो ऑब्वियस है कि स्मॉल स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा मैनेज होता है। छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं, लाइक पहले बिहार और झारखंड दोनों स्प्लिट होकर छोटे स्टेट हो गए, मध्य प्रदेश वगैरह। तो आपका यूपी के बारे में क्या है कि स्प्लिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर इस मामले में जहाँ तक मेरी समझ है, किसी राज्य को चलाने के लिए मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें कि राज्य के पास रिसोर्सेज इतने रहें कि वो स्प्लिट होने के बाद सेंटर पर डिपेंडेंस ना हो जाए। जैसे कि सर छोटे स्टेट हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एड भी दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश इस तरीके की एड नहीं लेता है क्योंकि बड़ा स्टेट है। दूसरी चीज़ सर, उत्तर प्रदेश के पास जहाँ तक बात की जाए रिसोर्सेज की, तो गंगेटिक प्लेन होने की वजह से सर एक तरफ उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में फ़ायदा रहता है, खाद्यान्न में। दूसरा तरफ सर हमारे पास जैसे सोनभद्र जैसे क्षेत्र और ललितपुर जैसे क्षेत्र हैं जहाँ मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके से ओवरऑल अगर यूपी की इकोनॉमी को देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्लस है ना इंडस्ट्रीज़ और पॉपुलेशन यानी कि लेबर, इन सारी चीज़ों के साथ है ना एक कंबाइन मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ करने लायक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी दिखाता है। अगर उत्तर प्रदेश को सर ज़्यादा हिस्सों में बांट दिया जाएगा, हो सकता है कि सर प्रशासन बेहतर तरीके से चले, पर संभावना ये बन जाएगी कि उस पर है ना वित्तीय वहन बढ़ जाएगा राज्य का अपने सेंटर पर। हो सकता है कि कुछ क्षेत्र उस जगह उतना बेहतर परफॉर्म न कर पाए और उन्हें केंद्र से मदद लेनी पड़ जाए। तो इस वजह से सर मेरा आपका कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था, बिहार और झारखंड को अलग नहीं करना चाहिए था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को नहीं करना चाहिए था। नहीं यही सर, आपका कहना है? जी नहीं सर, मेरा ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर राज्य, मैं समझ गया आपकी बात। okay, थोड़ा मुझे एक दो उसके ऊपर बताइए। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, मुझे हिस्ट्री में थोड़ा सा जिज्ञासु हूँ, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी थी? एंशिएंट हिस्ट्री में भारत के अंदर सर ना भारत का, पूरी दुनिया का बताइए। आपने पूरी केवल इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है कि पूरे जनरल? सर कुछ गिनी चुनी उसके पैलर में भी पढ़ी है, जैसे मेसोपोटामिया पढ़ी है और मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन, 2 और सिविलाइजेशन पढ़े मैंने उसके साथ। एंड व्हाई ऑल सिविलाइजेशंस वेर अलोंग द रिवर? क्यों? सर किसी भी एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी रिसोर्स के लिए नदी एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। नदी इस वजह से संसाधन है क्योंकि नदी के माध्यम से जल की उपलब्धता न सिर्फ खाद्यान्न की तरफ इंडिपेंडेंट बनाती है किसी सभ्यता को, और खाद्यान्न इंडिपेंडेंसी सर किसी सभ्यता के लिए मैन पावर जनरेट करेगी जो कि बाकी किसी सिविलाइजेशन के
और प्रशासन के कार्य करने के लिए मैन पावर जनरेट हो। जैसे सर हिंदुस्तान में देखा जाए तो शुरू में जो राज्य स्थापित हुए वो गंगेटिक प्लेन में या फिर सिंध में हड़प्पा सभ्यता स्थापित हुई। इस क्षेत्र पर अगर बात की जाए तो जैसे ही खाद्यान्न का सरप्लस हुआ, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से और मल्टीपल सेक्टर में काम करने लगे। ये सेक्टर एक पूरी सोसाइटी को आपस में इंटरलिंक करता है। जब सोसाइटी इंटरलिंक होगी तभी एक राज्य का या सिविलाइजेशन का फॉर्मेट ले पाएगी सर। और उसके लिए ज़रूरी है कि लोग मूलभूत आवश्यकताओं से हटके अन्य चीज़ों में भी कार्य कर पाएँ, और वो जब होगा जब खाद्यान्न का सरप्लस होगा। पहली चीज़ सर ये है। और दूसरा, रिवर एक तो सिक्योरिटी देती है, क्योंकि राज्य पर एक तरफा जहाँ नदी होती है वहाँ रिवर एक नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा सर ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनती है। और ये दोनों चीज़ें सर राज्य की सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सर। सचिन, आपने कहा कि जो 6 लाख आप लोगों ने नौकरियां दी, जी सर। प्राइवेट सेक्टर में भी दिया, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, तो मैं जानना चाहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर में आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि वो नौकरी दे? क्या कोई गवर्नमेंट का रूल है या कैसे करते हैं? सर जैसे हमारे पास जो सेवा आयोजन का 1959 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंस्टीट्यूट काम करते हैं, मोर देन 25 जिनके पास स्टाफ है, उनकी वैकेंसीज और उन पर जो मैन पावर है उनकी रिपोर्ट वो हमें देंगे। इसके माध्यम से सर हमें ये पता चलता है कि मतलब क्वार्टरली देंगे, ईयरली देंगे, तो उससे हमें ये पता चलता है उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा सर, प्राइवेट सेक्टर को स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए सर। हमारे पास चूँकि ITI जैसे इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमें ये पता रहता है, उन्हें भी पता रहता है कि एक ऑथेंटिक तरीके से मैन पावर कहाँ स्किल्ड मिल सकती है, सर्टिफाइड, और इससे उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है। ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियरी है कि फ्रॉड कोई कंपनीज ऐसी हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं रहती हैं, और उन कंपनीज़ के लिए भी रहता है कि बच्चे एक प्रॉपर चैनल से आते हैं जिनका सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन होता है। फिर भी कोई प्राइवेट सेक्टर पार्टी ये कर सकते हैं कि नहीं, हम आपके थ्रू नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली लेंगे? जी सर। वो तो कोई उसमें बाधा है कोई? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बाधा नहीं है। जी सर। अच्छा, तो फिर भी आप लोग प्राइवेट सेक्टर को कन्विंस करके आप उनको जॉब जी सर। करवा चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये बताएं कि जो एम्प्लॉयमेंट है या रिक्रूटमेंट है, किसी भी स्टेट में देखा जाए, हर स्टेट में रिक्रूटमेंट इज अ बिग, मतलब वहाँ पे स्कैम होता ही होता है। जी सर। तो ये स्कैम क्यों होता है? सर इसका जो मैं कारण समझाऊँ अपने व्यवहारिक अनुभव से, उसका सर कारण ये है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या ज़्यादा है देन जॉब से। तो व्यक्ति ये चाहता है कि किसी भी तरह उसे जॉब मिल जाए, और इसी का जो स्कैम करने वाले पार्टी हैं, लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें फलां फलां व्यक्ति या फलां फलां माध्यम से जॉब मिल जाएगी, और इसका उन्हें लोगों का शोषण होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो तो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वो इसको क्यों नहीं रोक पाती है? सर जैसे मेरे डिपार्टमेंट में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उनका हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में जिस डिस्ट्रिक्ट में भी कोई कंपनी नई इस्टेब्लिश्ड होगी और वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करेगी, अगर मतलब हमारे जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो हम उसके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं जाके। साथ में उन कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट का भी हम वेरीफाई करते हैं कि वो एज ए कंपनी एक्ट या जिस नॉर्म के तहत रजिस्टर्ड है वो है कि नहीं। जब ये दोनों चीज़ हो जाती हैं, उसके बाद हम अपने प्लेटफॉर्म से देते हैं, और ये प्लेटफॉर्म फिर इस चीज़ को मैं आपको गवर्नमेंट जो जॉब है उसके रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसमें क्यों होते हैं स्कैम। आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट इसमें है, ऑफिस में है, तो आपको पता होगा कहाँ पे क्या है, क्यों होता है, मतलब उसको कैसे रोका जा सकता है। सर इसको रोकने के लिए पहली चीज़ तो यह है कि सर एग्ज़ाम की जो प्रोसेसिंग चलती है उसमें कई लेवल पर कुछ व्यक्तियों द्वारा, जो उसमें कर्मचारी रहते हैं, उनके द्वारा इस चीज़ का कार्य किया जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने बताया सर कि सरप्लस। यूपी में एक फुल फ्लेजेड एग्जाम को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, एक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो ये होता रहता है, हम बहुत से स्टेट में हमने देखा है। जी सर। तो ये क्या, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? जी सर, इसको रोका जा सकता है। रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर एनी लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का अगर नेगोशिएशन हो जाते हैं तब दिक्कत होती है। जैसे अगर कोई, मान लीजिए कोई संस्था है जो किसी राज्य की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, एग्ज़ाम की प्रोसेसिंग में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो सपोज जैसे क्लास 3 क्लास 4 जो ग्रेड है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी करने के लिए सबसे बेसिक बातें क्या है जिससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, जो
जो रिक्रूटमेंट में होता है वो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट सर चीज़? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कर सकते उसके अलावा हैं। उसके अलावा सर दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि उसमें पार्टिसिपेशन रेट किसी एक व्यक्ति के पास पूरी अथॉरिटी होने की जगह उसको अथॉरिटी को डिवाइडेड कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी की संभावना ज़्यादा रहेगी अगर विभिन्न सेक्टर के लोग रहेंगे तो। ऐसा है कि बहुत सारे कोर्ट्स ने इस तरह के रिटन ऑर्डर दिए हैं कि इन क्लास 3 क्लास 4 में का जो इंटरव्यू मार्क्स है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिविटी वहीं होती है जी सर। और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन वहीं होता है। जी सर। आपने भी देखा होगा, जी सर। ये इंटरव्यू रखा ही जाता है मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसीलिए जो है, जो प्रोग्रेसिव स्टेट है वो उन्होंने इंटरव्यू के मार्क्स को कम कर दिया। ओके सर। ठीक है, ओके। अब ये बताएं कि जो जॉब है, जो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जो भी है, उसमें जो रिजर्वेशन है उसको आप कितना प्रोग्रेसिव स्टेप मानते हैं? क्या उसको, क्या फ्यूचर है, क्या करना चाहिए? सर रिजर्वेशन एक प्रोग्रेसिव स्टेप है गवर्नमेंट का, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। कारण ये है सर कि एक व्यक्ति, जैसे मेरा ही ले लीजिए सर, अगर कोई व्यक्ति जो कि रूरल एरिया से आ रहा है, जिसके साथ वो मान लीजिए अपनी फैमिली के साथ टाइम बता रहा है काम करके, और उसकी फाइनेंशियल और उस स्टेट सिचुएशन अच्छी नहीं है, दूसरी फैमिली ऐसी है जिसका बच्चा पूरे टाइम उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही है, पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं या किस बैकवर्डनेस मैं की? सर इकोनॉमिक और सोशल दोनों बैकवर्डनेस की बात कर रहा हूँ। तो सर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो व्यक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट करके आ रहा है और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म तक आ रहा है तो उसको सब सहायता की जरूरत है तो मिलनी चाहिए, और रिजर्वेशन इस मामले में सही है। मैं जहाँ तक इसको ओके, ठीक है। तो रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं? प्रमोशन में सर माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रमोशन होना चाहिए, और क्योंकि उस पर वर्डिक्ट आ चुका है तो मैं यही कहूँगा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सचिन, आप एम्प्लॉयमेंट जी सर। से जुड़े कार्य वगैरह देखते हैं, जी सर। तो निश्चित है कि अलग तरह का डेटा आपके पास आता होगा, उसको कोलेट कर आप कुछ निर्णय पर पहुंचते होंगे। जी सर। तो क्वालिटी ऑफ डेटा जनरेटेड इन इंडियन इकोनॉमी या इन इंडियन गवर्नेंस, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ सर। हाउ क्रेडिबल इज द डेटा दैट यू डील विद? सर जो एज ए डिस्ट्रिक्ट पर जो मेरे पास डाटा आता है, उस क्रेडिबिलिटी में मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द डाटा क्रेडिबल रहता है, क्योंकि जिस स्टाफ के द्वारा या जैसे मेरे द्वारा ही, मेरे ऑफिस के द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है सर। हमारा क्वार्टरली कलेक्ट करते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश रखी जा सकती है सर। तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल डाटा क्रेडिबल ही रहता है। पर अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि विगत 10 वर्षों में 25% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर लाया गया है। वो किस तरह के डेटा के आधार पर यह बात कह रहे थे? ये सर जो अभी कुछ दिन पहले आया है, उस डाटा को जहाँ तक इस तरह की कोई सर्वे हुई है सर, विगत 2-3 वर्षों में? लास्ट क्रेडिबल NSSO सर्वे जो होता है वो कब हुआ था? सॉरी सर ये नहीं पता है सर। अच्छा, और बताइए। हाँ सर, पर जो प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया है वो नीति आयोग की रिपोर्ट, जिसमें मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि मतलब 25% जो लोग हैं। इसी तरह का क्लेम 10-15 वर्ष पहले यूपीए की सरकार थी, वो भी कहती थी, उसने भी कहा था कि 28% हमने विगत 10 वर्षों में, मतलब 2014 के पहले ऐसा किया है। लेकिन जो उस क्लेम का आधार था वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो था नहीं। जी सर। तो क्या था वो? सर वो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति की रिपोर्ट्स के आधार पर जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, वो डाटा था। वो डाटा किस आधार पर डेटा कलेक्ट करता था? डेटा इस दो आधार पर कलेक्ट किए गए डेटा को आप कंपेयर कर सकते हैं क्रॉस टाइम? इज इट साइंटिफिक? सर मैं जो 2000 तेंदुलकर समिति और उनका डाटा और उनका आधार प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर जो मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें आय के साथ
उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को भी कैलकुलेट किया जाता है सर। और ये ज़्यादा कम मतलब होलिस्टिक व्यू दिखाता है और क्लियर व्यू दिखाता है देन पुराने डाटा से। आप कंजम्पशन के ऊपर आधारित डेटा को इनपुट डेटा जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का उसके साथ मिला सकते हैं, मतलब इज इट परमिसिबल और एटलीस्ट इज इट एडवाइजेबल? सॉरी सर, अभी ज़्यादा क्रेडिबल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ या स्टेटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी डेटा क्या कहा जाएगा अगर आप पॉवर्टी जैसे मसले को समझना चाह रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे मसले को समझना चाह रहे हैं? कंजम्पशन डेटा आपके पास रहे या मैन्युफैक्चरिंग डेटा रहे या प्रोडक्शन डेटा रहे सर इसमें या सर्विस जो एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज है उसका डेटा रहे? सॉरी सर भी अच्छा, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाली बात आपने की उसमें एजुकेशनल सर्विसेज के लिए इनरोलमेंट फिगर्स वगैरह भी यूज़ किए गए। जी सर। कोविड का पिछला 2-3 साल में एक्चुअल फिजिकल क्लासेस हुई नहीं, तो इज़ इट एडवाइजेबल कि आप 2019 के डेटा को 19 के नंबर्स को पिछले विगत वर्षों के परसेंटेज राइज के अनुरूप ही बढ़ा दें, विच इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स डू? सर मेरा इसमें ये मानना है कि जबकि आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली कि डिसरप्शन बहुत बड़ा हुआ है 2 साल तक, लेकिन फॉर इकोनॉमिस्ट्स इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, तो वो बढ़ाते जाते हैं कि 1 साल 2 साल और फिर 2022 में 2023 में फिर वो नंबर आ गया, तो लेट्स कंसीडर इट एज यूनिफॉर्म लीनियर। सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिस्ट अगर ये डाटा बढ़ाते हैं तो सर मेरे पास पहले तो इतनी उनको चैलेंज करने जैसी कोई मेरे पास समझ नहीं है, ना ही मेरे पास अनुभव है। पर हाँ, मेरा जो सामान्य मत है उसमें ये है कि उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान रखा होगा कि कोविड आया हुआ है और उस आधार पर जो बढ़ाने की दर रही होगी उसमें उस चीज़ का उन्होंने पर्याप्त ध्यान रखा चलिए, होगा। तो आप मतलब जो एक संस्थागत क्रेडिबिलिटी होती है नीति आयोग जैसे संस्था की या अन्य संस्थाओं की, उस पर विश्वास कर कर आप नंबर्स को यूज़ करते हैं। जी सर, मैं विश्वास करता हूँ। तो आपको लगता है कि ज़रूरत है इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या छोटे छोटे लेवल पर गवर्नेंस में कि आप जो बिग डेटा जहाँ से आ रहा है, नेशनल डेटा आ रहा है, ग्लोबल डेटा आ रहा है, उसको आप कहीं लोकल लेवल पर उसको रेटिफाई करें, कोशिश करें, या आप उसको ट्रांसपोज कर देते हैं कि लोकल पर भी चलो यही लगा दो, सर चिपका दो? जैसे सर नेशनल डाटा जो आ रहा है वो भी किसी एजेंसी के द्वारा ग्राउंड लेवल पर अप्रूव किया गया। जैसे सर श्रम विभाग जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा देता है, अप्रूवल वाला मैं समझ गया, आप नौकरशाह के प्रति आकर्षित हैं तो वो तो आप करेंगे, लेकिन आप एक पढ़े लिखे और एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति भी हैं जो कार्यशैली को देख रहा है, बल्कि देख चुका है। जी सर। क्रियाकलाप जो है ऑफिशियल, उस आलोक में मैं पूछ रहा हूँ क्या इसकी ज़रूरत है? सर बिल्कुल ज़रूरत है, मैं ये मानूंगा। कारण ये है सर कि जैसे नीति आयोग का डाटा आता है वो पूरे देश का डाटा है, ना कि एक जिस फील्ड में या जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ या जिस जगह पर उस सिर्फ का डाटा है। तो वो मुझे पूरे भारत की इमेज दिखाएगा। नीति आयोग या ऐसी एजेंसी जो नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, हो सकता है मे बी कि वो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत डिफर हो, और ये उस डाटा की नहीं सर, डाटा के जो रेशियो है उसका अंतर है ये सर। चलिए ठीक है। एक यूएन हेड ने, आई फॉरगेट हर डेजिग्नेशन, सीईओ और डायरेक्टर, उन्होंने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है दावोस में, तो उसी के आसपास उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के कारण 40 से 60% जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे काफ़ी निकट भविष्य में, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपोजर ऑफ नेशनल इकोनॉमीज टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। जो जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। कई अफ्रीकन कंट्री बच जाएंगे उससे। तो उस आलोक में आप एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया की किस तरह से देखते हैं? सर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग की बात की थी, उसमें रोबोटिक्स, एआई जैसी चीज़ें बताए, मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा ये मानना है सर कि आगामी दौर इस चीज़ का है कि आप रेगुलर सीखते रहें। अगर आप जैसे एआई है, टेक्नोलॉजी को सर हम डिनाई नहीं कर सकते,
तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें जितना जल्दी हो सके उसे सीख के और फ्रेंडली होना ज़रूरी है हमारा, और उसको सीखना है। और रही बात सर जॉब जाने की, तो मेरा ये मानना है कि जॉब्स का नेचर बदलेगा सर, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और उस अपडेट के साथ हमें जॉब करनी पड़ेगी। यही चीज़ सर कई साल पहले जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया होगा तब भी मुझे लगता है कि यही बात उठी होगी, पर कंप्यूटर के साथ हम फ्रेंडली हुए और उससे नई तरीके की जॉब आई। तो बस हमें ऐसे कौन से नए तरीके हैं या नया आयाम खुलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो वर्तमान अर्थव्यवस्था में नौकरी नहीं दे रहा है? सर जैसे कि अभी न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे सर अभी जो नौकरी जिस तरीके से मिलती है एआई में, एआई से ये खुलेगा सर कि जैसे अभी नया इशू आया डीप फेक के लिए उसको रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए उसको कंट्रोल करना, ये दोनों चीज़ें, ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है एआई से। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे टेक्नोक्रेट और एआई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी एआई के इंट्रोडक्शन से जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे नो उसी सर, को ठीक करने के लिए नया जॉब क्रिएट होता रहेगा। नहीं सर, एआई और फील्ड्स में भी हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जैसे सर सिविल इंजीनियरिंग हुई या फिर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं और कहा जाता है एआई से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। जी सर, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि एआई से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और कई जो एम्प्लॉयमेंट नेट में आज के दिन में हैं वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो तो सर इसके लिए क्या तैयारी है आपकी उसके लिए जैसे ये तैयारी रोबोटिक्स हमसे अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग? अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, तो सर नई कोर्सेज जो शुरू आपने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया है, वल्नरेबल सेक्टर्स, जो कि आगे 4-5 वर्षों में उन पर ज़्यादा थ्रेट है, जैसे कंटेंट राइटिंग? जी सर, कहा जाता है कि अगले 5 साल में वो खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे क्या? सर कंटेंट राइटिंग ख़त्म नहीं होगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि सर जैसे एआई जो काम करता है, एआई लेता है डाटा, अब बिग डाटा का यूज़ करके वो कंटेंट का क्रिएशन करता है। अगर बिग डाटा में इंफॉर्मेशन मल फंक्शन है तो उसकी रिपोर्ट एआई द्वारा बनाई गई भी क्रेडिबल नहीं होगी। ऐसी चीज़ों में ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को रेटिफाई करने के लिए कि ये क्रेडिबल है कि नहीं है। तो इसी तरीके से एआई के द्वारा बनाई गई इन तो चीज़ों को ह्यूमनली उसे टेस्ट करेंगे कि ये क्रेडिबल है कि नहीं? इज इट पॉसिबल टू ह्यूमनली टेस्ट वेदर चैट जीपीटी राइट अप इज सर राइट और नॉट? सर किया जा सकता है। कारण ये है कि जैसे चैट जीपीटी ने किसी चीज़ पर रिसर्च बना के दी या चैट जीपीटी ने किसी रिपोर्ट को बना के दिया, उस रिपोर्ट में हो सकता है कि जहाँ से उसने डाटा लिया है वो एक बिग डेटा और इंटरनेट से ले रहा है। उस डेटा में हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रही विचारों के साथ वो डेटा आया हो, उसको उसने प्रोसेस करके उस रिपोर्ट को दे दिया है। फिर हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ही जो व्यक्ति उस चीज़ को रेटिफाई करे। जो सुपर गूगल हो? नहीं सर, सुपर गूगल नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य शायद ये है कि ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इंसान की बौद्धिकता की जो उनके साथ उन चीज़ों को समझ पाए कि ये किस तरीके, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कि चैट जीपीटी मान लीजिए कोई रेसिज्म रिपोर्ट तैयार करता है, रेसियल, उस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले किसी व्यक्ति को देखना तो पड़ेगा। चैट जीपीटी बेशक एआई पर काम कर रहा है और सारा कुछ जान रहा है, पर फिर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की इस जगह जरूरत पड़ जाएगी कि उस चैट जीपीटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को हम ये देख लें कि ये प्रेजेंटेबल है कि नहीं। थैंक यू। ठीक है सर। सो सचिन, मैं उन्हीं टर्म्स में बात करूंगी। अभी जो डिस्कशन चल रहा था कि पावर्टी का से की तरह से हम लोग ऊपर उठे हैं, अगर हम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें और कोविड को के सिनेरियो को लें तो कैश ट्रांसफ़र हुआ था, तो एक कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली हम ऊपर उठ जाएंगे। क्या ये सही तरीका है पावर्टी को जांचने का? सॉरी या ये बताइए कि जो मार्केट डिमांड आप काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक देयर इज़ अ गैप है मार्केट डिमांड एम्प्लॉयमेंट जिस तरह का चाहिए और जो हमारे स्किल हम लोग जनरेट कर रहे हैं एज ए ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, ये जो गैप है उसको फिल कैसे किया जा सकता है और किया जा सकता है कि नहीं? मैम, इसको किया जा सकता है और उसको करने के लिए सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं, पर इसको मैम ये हो सकता है कि स्कूल टाइम में जो एजुकेशन दी जाती है उस एजुकेशन के साथ वर्तमान जो इस इंडस्ट्रियल डिमांड है या कॉलेजेस में उनके साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाए। जैसे मैम जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सर से थोड़ी देर पहले एआई पर बात हुई, एआई बेस्ड अगर कोर्स रहेंगे तो उनको जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ये बड़े स्तर पर है। छोटे स्तर पर मैम
अन्य तरीके की जॉबों की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे सूर्य मित्र जैसी चीज़ है जो सोलर पैनल की मैं अपडेट। आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये जो गैप फिल हो रहा है इसमें एकेडमिक का लॉस नहीं लग रहा आपको? आप स्मॉल लेवल पे स्किल करके जॉब मार्केट में जा रहे हैं एंड जो आपको ऑथेंटिक साइंटिफिक एजुकेशन लेनी थी वो आप बीच में छोड़ के वहाँ जा रहे हैं शॉर्ट टर्म में। बेसिक एजुकेशन जनरली सामान्यतः 10th 12th तक की रहती है मैम। 12th तक की एजुकेशन के साथ और उसके साथ जैसे इससे पूर्ववर्ती पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स चलते हैं जो अपने आप में प्रॉपर एजुकेशन भी मतलब सर्टिफिकेशन भी देते हैं और साथ में वो स्किल भी देते हैं। तो ये कोर्स और इसके बाद पैरेलल में ये चलने वाले कोर्सेज रहेंगे मैडम, और इनसे मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर एजुकेशन डिस्टर्ब होगी जो पहले से चल रही है। आप विपासना मेडिटेशन में हैं, इससे रिलेटेड आप कुछ बताइए। विपासना मेडिटेशन मैम एक थेरवादी प्रक्रिया और बौद्ध धर्म से संबंधित है मेडिटेशन की प्रोसेस। इसके अंतर्गत मेनली ध्यान उस चीज़ पर दिया जाता है कि आप अपनी बॉडी को समझें और अपने जो जैसी है उसको समझते हुए उसमें रिफॉर्म करें जो जैसा है, ना कि जो जैसा दिखता है। इस मैडम प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। पहला स्टेप ये होता है कि आप अनापना करें। अनापना में आपको सिर्फ जो आपकी सांसों की रिदम है, प्रोसेस है, उस पर फोकस करना रहता है। इसका मेनली मोटो ये रहता है कि आप बॉडी को ध्यान से समझें और कंसंट्रेशन करें। ये जब आप सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है, तब आप कंसंट्रेशन पाएंगे। उसके बाद दूसरी प्रोसेस में मैडम प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा में फ्रॉम टो टू हेड तक आपको बॉडी को ऑब्जर्व करना है। ये ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल पर बढ़ता जाता है तो आप है ना अपनी बॉडी की हर सेंसेशन को समझ सकते हैं और माइन्यूट लेवल पर आप है ना इससे फ़ायदा मिलते हैं। दूसरा मैडम थर्ड स्टेज आती है इसकी मैत्री। मैत्री में आप अपने द्वारा किए गए कार्य प्लस नेचर और सारी चीज़ों की वजह से जो आपको प्राप्त हो उसके लिए और बाकी लोगों के लिए कंपैशन फील करते हैं। मेरे ये 3 प्रोसेस चलती हैं जिसमें ये की जाती है। बॉडी का जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे होते हो, अगर यही ऑब्जर्वेशन आप अपने काम पे कर रहे हो तो सेम चीज़ मिल सकती है आपको? मैम क्योंकि जो करंट सोसाइटी है और उन सारी चीज़ों में बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस रहता है और बहुत सारा दिमाग में सारी चीज़ें नहीं, चलती जो चीज़ आपका पैशन है, जो जो भी आप काम कर रहे हो, आपका पैशन, अपने मन की बात कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट की चीज़ है, उसको ऑब्जर्व करते रहो तो सेम चीज़ नहीं मिल जाएगी? अगर आपका कंसंट्रेशन पैशन है और कंसंट्रेशन के ऊपर ही आपका पैशन रहता है, तब भी जब आप किसी चीज़ को काम करते हैं तो एक मेंटल फटीग जैसा फील आता ही है। दूसरी चीज़ मैडम कि जो बॉडी में सेंसेशन चीज़ें चल रही हैं उनको भी आप जब समझेंगे तब आप उन पीड़ा और उन सारी चीज़ों से जो मानसिक तनाव रहता है वो साथ उससे निकलने के लिए हेल्पफुल रहता है। ये एक तरीके की मैडम मेडिटेशन एक तरीके मेडिसिन है बॉडी के लिए और अपने आप को रिफॉर्म करने की प्रोसेस है। थैंक यू। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सुनी है? जी सर। उसमें नेबरहुड को क्लासिफाई किया है सरकार ने, क्या क्लासिफिकेशन है वो? सर एग्जैक्ट तो डाटा याद वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या फ़र्क है? गुजराल डॉक्ट्रिन सर ये कहती है कि हम अपने सीमावर्ती जो छोटे स्टेट हैं उनको एक तरफा सहायता देंगे और नेबरहुड पॉलिसी अपने जो सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं उनके साथ है ना रिलेशन में प्राथमिकता रखेंगे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए वर्तमान जब प्रधानमंत्री जी फर्स्ट कार्यकाल में बने थे तो सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की यात्रा पर गए, न कि सुदूरवर्ती राज्यों की यात्रा पर। तो अगर पड़ोसी देशों के लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो बिग प्लेयर कैसे बनेगा भारत? सर पड़ोसी देशों के साथ सेंसिटिविटी को रखते हुए सर बिग प्लेयर इस तरीके से बना जा सकता है क्योंकि सर पड़ोसी देश आपकी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप अपनी ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते, तो पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर लोकल लेवल पर आपकी क्षेत्रीय डिप्लोमेसी और ग्रोथ को डिसाइड करेंगे और ये सामूहिक तौर पर मिलके ही आपको सपोर्ट करेंगे। जब वहाँ तो भारत की स्थिति खराब ही है पड़ोस में। सर अगर ओवरऑल देखा जाए आज़ादी के बाद तो मैं ये कहूँगा एक देश, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में भी सर मतलब मैं मान सकता हूँ कि मालदीव के साथ अभी हमारे संबंध थोड़े से तनावपूर्ण हैं, पर इसके काउंटर में हम ये देख सकते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं अभी, जो कुछ समय पहले तक बिगड़े हुए थे। नेपाल के साथ
ठीक है सचिन, थैंक यू। थैंक यू सर। सचिन, मेरे हिसाब से तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, आंसर थोड़ा और कंसाइज होना चाहिए, बहुत एक्सप्लानेटरी हो रहा है, तो थोड़ा सा कीवर्ड्स में बांधने की ज़रूरत है, राइट टू द पॉइंट। ठीक सर। सर आप बताइए। तुम्हारे इंटरव्यू जो 3 हुए हैं पहले, मॉर्निंग सेशन में थे या इवनिंग सेशन में थे? सर एक मॉर्निंग में था, बाकी नून में थे। ठीक। आपका जो फ्लो ऑफ आर्गुमेंट है वो सब बेहतर है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी अच्छा आपके आर्गुमेंट्स में होता है, लेकिन ट्राई टू अवॉइड सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स। सब्जेक्टिव जैसे कोई चीज़ पूछा जाए तो आप अपने पर लेकर उसको सब्सटैंशिएट मत कीजिए, क्योंकि मूलतः आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, वो ओपेक बना रहे हैं दूसरे के लिए। सो आई कैनॉट कीप इन टू योर पर्सनल लाइफ and understand it. ठीक है। And I also felt कि there is no harm in at least acknowledging very obvious gray areas of governance and data collection. ठीक सर। You were arguing well, but it looked labored. ठीक है, जी तो सर। उतना ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा कुछ जो बहुत ऑब्वियस है वहाँ Progressive एक्नॉलेज है। करें कि हाँ यहाँ गैप है। आप इतना कह सकते हैं कि शिक्षाविद इसके ऊपर विवाद करते हैं, वो दूसरी बात है, अकादमिक बहस होती है, लेकिन कुछ एक्नॉलेज कर लेने में वो बहुत बड़ा कोई हानि नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, इंडिया में भी चैट जीपीटी का एक बन रहा है, यहाँ पे पता है आपको? सर हाँ मतलब ठीक। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।